मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। सो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं, जिनमें पहली दशा थी विद्यमान साझेदारों के लाभानी अनुपात में परिवर्तन, दूसरी दशा थी किसी साझेदार का साझेदारी फर्म में प्रवेश करना, तीसरी दशा थी किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करना, चौथा किसी साझेदार की मृत्यु पर, और पांचवा साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदार में फर्म में विलय होने पर। तो ये हमने 5 पुनर्गठन की दशाएं पढ़ी थी, जिनमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनर्गठन की पहली दशा या पहली कंडीशन, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के कारण साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। इस दशा में फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। आपसी संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता साझेदारों द्वारा पूंजी योगदान में वृद्धि के कारण या किसी प्रकार के साझेदार में के प्रबंध में सक्रिय भाग न लेने व अन्य किसी कारण से हो सकती है। इस कारण लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके कारण एक या एक से अधिक साझेदारों को अतिरिक्त लाभ अन्य साझेदारों के त्याग पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते ही हैं कि जो फर्म में हमारे विद्यमान साझेदार हैं, एग्जाइटिंग जो पार्टनर होते हैं, जब उनके लाभ हानि अनुपात में किसी भी कारण से परिवर्तन होता है या उनके आपसी संबंधों में किसी भी कारण से परिवर्तन होता है तो वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। और यह जो आपसी संबंधों में परिवर्तन है वो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे किसी साझेदार की पूंजी में वृद्धि हो गई, या किसी साझेदार का जो अभी तक प्रबंध में भाग नहीं ले रहा था, व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेता था, उसने व्यापार के संचालन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, या जो भाग ले रहा था उसने भाग लेना बंद कर दिया। तो ये इस तरह से कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होते हैं। और जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसके कारण किसी एक या एक से अधिक साझेदार को लाभ प्राप्त होते हैं तथा अन्य साझेदारों को त्याग करना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ABC, जो अपने प्रॉफिट लॉस को 3:2:1 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। और जब उन्होंने लाभ हानि को आपस में बराबर बांटने का फैसला किया, यानी जब उन्होंने कहा कि हम अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारों के लाभ में होने वाले भाग में परिवर्तन, यानी जब इस तरह से जब इन्होंने डिसाइड किया कि पहले जो अनुपात था अब उस अनुपात को उन्होंने आपस में बदल दिया, तो ऐसी स्थिति में जो साझेदारों के लाभ में होने वाले भाग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उनके जो लाभ है अब या उनके जो लाभ हानि अनुपात है उनमें निश्चित ही परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें, अगर हम कुल मिलाकर अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की बात करें, तो उसमें होता क्या है कि जो साझेदार हैं, जब उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में या तो परिवर्तन 2 ही तरीके से होंगे, या तो लाभों में वृद्धि होगी या लाभ कम होंगे। अर्थात किसी साझेदार को लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर या तो लाभ प्राप्त होगा या उसे त्याग करना होगा, यानी या तो उसको प्राप्ति होगी या उसको हानि होगी। ऐसी दिशा में एक साझेदार को इस प्रकार से परिवर्तन होने वाली हानि अन्य साझेदार जिसे लाभ हो रहे हैं उसके द्वारा उसे क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। यानी लाभ हानि अनुपात के परिवर्तन होने पर जब किसी साझेदार को लाभ प्राप्त होता है तो उसे हानि होने वाले साझेदार को इसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। अनुपात में परिवर्तन होने का आशय है कि लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार वास्तव में वह अतिरिक्त लाभ का अंश अन्य साझेदार से क्रय कर रहा है, यानी जिस साझेदार के लाभ में वृद्धि हो रही है उसको ये मानना चाहिए कि जो साझेदार को हानि हो रही है वह अपने अंश को बेच रहा है किसके फेवर में, किसके पक्ष में, जिस साझेदार को लाभ हो रहा है। यानी जो लाभ प्राप्त करने वाला साझेदार है
वह त्याग करने वाले साझेदार से उस लाभ के हिस्से का अंश क्रय कर रहा है, उसको खरीद रहा है। इस कारण लाभ प्राप्त करने वाले साझेदार को फर्म की ख्याति में प्राप्त होने वाले भाग के बदले क्षति सहन करने वाले साझेदार को उस ख्याति के बदले कुछ भुगतान करना चाहिए। यानी जितना लाभ वह क्रय कर रहा है या जितना लाभ का हिस्सा वो अतिरिक्त प्राप्त कर रहा है, ऐसे उतने हिस्से के बराबर उसे कुछ राशि ख्याति के रूप में हानि होने वाले साझेदार को देना चाहिए या उसको दी जानी चाहिए। इस तरह से साझेदारों के बीच में समानता बनाए रखने के लिए, साझेदारों के बीच में इक्वलिटी बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना होता है, कुछ समायोजन करने होते हैं, जिनमें से प्रमुख समायोजन है जब लाभानी अनुपात में परिवर्तन होता है तो उनको कुछ समायोजन की आवश्यकता होती है। इन समायोजनों में जो पहला समायोजन है वो है त्याग प्राप्ति अनुपात का निर्धारण करना, ख्याति में समायोजन करना, संचयों एवं अवितरित लाभों में समायोजन, और चौथा है संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं त्याग और प्राप्ति अनुपात का निर्धारण कि त्याग अनुपात क्या होते हैं और प्राप्ति अनुपात क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें पहले त्याग अनुपात। तो जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार या साझेदारों के पक्ष में अपने पुराने अंश या भाग का कुछ भाग समर्पण करते हैं। समर्पण का भाग का अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। यानी जब कोई त्याग अनुपात क्या होता है, पहले हम उसकी पढ़ते हैं कि जब भी कभी साझेदारों के मध्य या जब भी कभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो एक या एक से ज़्यादा साझेदार किसी अन्य साझेदार के पक्ष में अपने पुराने भाग या अंश का कुछ भाग समर्पण करते हैं। यानी जब भी हमारे साझेदारों के मध्य जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, यानी जब उनके लाभ हानि अनुपात बदलेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य साझेदार हैं या कुछ साझेदार हैं या एक साझेदार है अपने वर्तमान लाभ में से कुछ हिस्सा त्याग करता है, कुछ हिस्सा अन्य साझेदारों को या दूसरे साझेदार को दे देता है या अपने लाभ में से उस हिस्से का त्याग दूसरे साझेदार के पक्ष में कर देता है, और यही त्याग अनुपात कहलाता है। यानी जितना वह भाग त्याग कर रहा है, जितना भाग वो समर्पण कर रहा है, जितना भाग वो अन्य साझेदारों को दे रहा है, तो वह हिस्सा वह भाग त्याग अनुपात कहलाता है। इसे हम एक सूत्र के रूप में समझ लेते हैं कि त्याग अनुपात किस प्रकार निकाला जाएगा। तो त्याग अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जब हम पुराने अनुपात में से नए अनुपात को घटा देते हैं तो जो निकल के हमारे सामने आएगा वो हमारा त्याग अनुपात होगा। यानी जितना अनुपात निकल के आया वह उतना हिस्सा विद्यमान साझेदार द्वारा या त्याग करने वाले साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के पक्ष में उन्होंने उतना हिस्सा या उतना भाग त्याग कर दिया। त्याग अनुपात की गणना का मुख्य कारण यह निर्धारण करना होता है कि वह साझेदार जिन्हें लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से कुछ प्राप्ति हो रही है, वे त्याग करने वाले साझेदार को कितनी क्षतिपूर्ति करेगा। यह क्षतिपूर्ति वह ख्याति के रूप में लाकर करता है। तो जो त्याग अनुपात निकालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस साझेदार ने त्याग किया और जिस साझेदार को प्राप्त हुआ, तो जिस साझेदार को प्राप्त हो रहा है वह साझेदार जिसने त्याग किया और जितनी हिस्सा उसने त्याग किया उतने हिस्से की क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए ख्याति के रूप में कुछ राशि, उतनी राशि वह त्याग करने वाले साझेदार को देगा। ये इसका त्याग अनुपात ज्ञात करने का यह मुख्य उद्देश्य होता है। इसी क्रम में अगला है प्राप्ति अनुपात। तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक साझेदारों को अन्य साझेदारों के लाभ में से कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। तो जो प्राप्ति अनुपात, तो त्याग अनुपात का ठीक विपरीत प्राप्ति अनुपात होता है। इसमें जो लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण किसी एक साझेदार को या अन्य साझेदारों को जो लाभ के हिस्से में से जो हिस्सा प्राप्त होता है वह प्राप्ति अनुपात कहलाता है। यानी जो साझेदार अपने लाभ के हिस्से में से त्याग करते हैं वह हिस्सा जिसे लाभ प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त होता है, यानी उसे मिलता है वह हिस्सा, तो इसे ही प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र द्वारा हम निकाल सकते हैं। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात।
कि जब हम नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटा देते हैं तो वह प्राप्ति अनुपात हमारे सामने निकल कर आ जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कुल त्याग बराबर कुल प्राप्ति होती है, यानी त्याग हमारे प्राप्तियों के बराबर होते हैं। अर्थात त्यागानुपात और प्राप्ति अनुपात बराबर होंगे, यानी जितना हम त्याग कर रहे हैं उतनी ही हमारी प्राप्ति होगी, तो त्याग अनुपात हमारे प्राप्ति अनुपात के बराबर होंगे। तो स्टूडेंट, ये था विद्यमान साझेदारों के लाभानी अनुपात में परिवर्तन और परिवर्तन होने पर किन किन चीज़ों का समायोजन किया जाता है। तो उसमें से आज हमने पढ़ा केवल त्याग और प्राप्ति अनुपात। आगे की वीडियो में हम ख्याति में समायोजन, संचय एवं अवितरित लाभों में समायोजन और संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन ये पढ़ाएंगे। और आज जो मैंने पढ़ाया, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।